हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज टॉप 25 का अगला सीरीज लेके आ गया हूं। आराम से इसको बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। बीच में वीडियो देख के आराम से बंद करके नहीं बैठिए, क्योंकि मैथ में अगर आपको अच्छा करना है तो प्रैक्टिस ही करना होगा। मिक्स क्वेश्चन का चैप्टर वाइज अगर बनाइएगा आप तो आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा जितना कि आप अगर मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन एक से दो बार से ज़्यादा चैप्टर वाइज नहीं पढ़िए, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन ही बनाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्वेश्चन बनाने की क्षमता बढ़ता है आपको, जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए आराम से, जिसमें सारा क्वेश्चन मिला जुला हो। और आराम से देखते हैं। आज फिर से हम लेके आ गए 25 क्वेश्चन, और जितना क्वेश्चन बनाए हैं या बना है इन 25 में से, तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं 25 में से। और जो नहीं आता उसका तो सॉल्यूशन फिर देख ही लीजिएगा। हाँ, और जो क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे देते हैं उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और देखते हैं फिर आगे लेते हैं पहला क्वेश्चन समय व्यतीत किए बिना। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे, वहीं से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। यानी कि कोई, मान लीजिए कि कोई धनराशि 1 है जो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 8 गुना। तो इसको बनाने का तरीका होगा, 8 गुना हो जाता है तो इसको रेशियो में लीजिए, और यहाँ पे 3 साल है, 3 साल में हो रहा है तो यहाँ पे करनी के रूप में 3 लगा दीजिए, 3। और इसका ये निकाल लीजिए, 1 का तो अगर ये निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। यानी अब ये आ गया साधारण ब्याज के रूप में, ये था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, है ना ये। और अब आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। जनरली भी हम क्या करते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पावर 3 देते हैं वर्ष का, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है रेट, तो इसको सिंपल इंटरेस्ट में बदलने के लिए 3 को करनी पे रख दिए। इससे 1 का 1 आ गया और 2 का 3 पावर 8 होता है तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। अमाउंट तो अब रेट निकालना है। रेट क्या होगा, अब ब्याज, ब्याज क्या है इन दोनों में, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटाएंगे तो इन दोनों को घटाने पे ये जो 1 आ रहा है घटाने पे ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक ना। अब इस आराम से निकाल देंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है ना PRT/100। ठीक, इंटरेस्ट क्या है, 1 है, प्रिंसिपल क्या है, 1 है, और रेट तो निकालना ही है, और टाइम 1 साल का, ये 1 साल का आता है। 3 से तो ये कर दिए तो 1 साल का डिवाइड बाई 100। ठीक, ओ पी तो है ही, 1 दिया हुआ, 1। ठीक, अब रेट देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 इजिकल टू आर हो जाएगा, है ना। आर बराबर क्या आ गया, 100%, यानी 100% इसका रेट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम जाता है तो उसका चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अप स्ट्रीम वो कितना दूरी जा रहा है, अप स्ट्रीम वो दूरी जा रहा है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है अप स्ट्रीम जाने में, 5 घंटे। तो इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा हमारा चाल 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम आ गया। और डाउन स्ट्रीम क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में वो 75 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है। तो 75 किलोमीटर
3 घंटे में जाएगा। इस तरह से 25 किलोमीटर पर आवर ये आ गया डाउन स्ट्रीम। तो बोट का स्पीड बराबर होता है, बोट का स्पीड बराबर होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। अब बोलेगा ई कहाँ से आ गया? देखिए, अब हम मान लेते हैं कि बोट का स्पीड माइनस, नहीं तो सॉरी, बोट का स्पीड अगर x मानते हैं, ठीक, और धारा की चाल y मानते हैं स्ट्रीम का, तो x प्लस बाई, ये डाउन x प्लस बाई कितना हो गया? x प्लस बाई 25 हो गया, ठीक है ना। और x माइनस बाई, ये मतलब धारा का चाल है, ये सॉरी, ये धारा और ये दोनों का चाल है, ठीक ना, धारा और बोट का, और ये बोट का चाल माइनस धारा का चाल करेंगे जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो हो जाएगा 11। यहाँ से निकाले अभी दोनों का। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा ना इक्वल टू 36, ठीक ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। ये 18 किलोमीटर पर आवर किसका चाल आ गया? ये बोट का आया। x किसको माने थे? बोट को। ये बोट का चाल आ गया यहाँ से। तो इसी प्रकार यहीं से देखिए यहाँ क्या हुआ, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2 हो गया, यहीं से ये बोट का चाल आता है, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए u प्लस डी बाई 2, तो यहाँ से 11 प्लस 25 बटा 2 बराबर 36 बटा 2, ये 18 किलोमीटर पर आवर ये नाव का चाल हुआ। अब पूछ रहा है कि 96 किलोमीटर स्थिर जल में, यानी नाव का ही चाल सिर्फ है, उसमें जल मतलब करंट कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें स्ट्रीम कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, 96 किलोमीटर चलने में समय जो लग जाएगा उसको, समय बराबर हो जाएगा 96 बटा 18, ठीक। अब इसको जो भाग देंगे हम तो 5 बार में जाएगा, 18 पचे 90, यानी 5 घंटा हो गया। और 6/18 को अगर ये घंटा में, इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 6 से इसको काटें तो 3 बार, और 3 से इसको काटे तो 20 बार, यानी टाइम जो लग जाएगा 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट में 96 किलोमीटर स्थिर जल में कौन चलेगा? बोट, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये u प्लस टी कहाँ से आया ये भी बता दिए, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटे 2, ये हो गया बोट का चाल, ठीक ना। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फोन 79,860 रुपये के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि के 3 समान किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि कोई मोबाइल है, उसका कीमत 79,860 रुपया है, ठीक। इतना पेमेंट कीजिएगा, मोबाइल लेके घर आ जाइएगा। लेकिन किसी के पास इतना रुपया नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके लिए भी सुविधा है। वो क्या करेगा कि 60,000 रुपया का वो डाउन पेमेंट करेगा, ठीक। और बाकी जो रुपया बच गया उसके लिए वो 3 किस्त में उसको देना है, 1 साल में, हर साल 1-1 किस्त देना है। और उस किस्त पे 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 60,000 डाउन पेमेंट के बाद उसका पैसा कितना बच गया? 19,860 रुपया उसका और देना है किस्त के रूप में, और इस पे 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 10% का मतलब 1/10। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये 10 है तो अगला साल ये 11 हो जाएगा, ठीक। तो 1 साल का ब्याज हुआ। दूसरे साल में क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, यानी 100 से ये 121 हो जाएगा। तीसरे साल में क्यूब हो जाता है, 1331। अब इतना रुपया हर साल किस्त में देना है उसको, 1331 यूनिट, पर यूनिट पे देखते हैं
1331 यूनिट के हिसाब से हर साल किस्त देना है, लेकिन हर साल किस्त बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इसको पहले हम बराबर कर लेंगे। ये किस्त को बराबर करना है, तो किस्त को बराबर करने के लिए इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब किस्त को बराबर किए तो इस सब में गुना होगा, तो इस पे भी असर पड़ेगा, इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1210। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा, और ये तो 1000 है ही, ठीक ना। अब ये तुम्हारा किस्त है, किस्त के रूप में इतना देना है हर साल, और ये तुम्हारा टोटल जो उधार का पैसा है, ये इसका वैल्यू ही टोटल है, यानी 0133। अब देखिए यहां से किसके बराबर है ये, 19,860 के। तो किस्त का वैल्यू निकाल बोल रहा, पूछ रहा है, तो 1331 बराबर हो जाएगा 1980 डिवाइड बाई 3310 मल्टीप्लाई बाई 1331। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस्त का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 1 है, ये 6 है, यानी 6 बार में कट जाना चाहिए। हाँ कट जा रहा है, यहाँ पे 1 6। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 छत्तिया 18, 19 अच्छा 1 7। इतना रुपया हर किस्त में देना है, 7986। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। डाउन पेमेंट किया 60,000 का, 19,860 बाकी रह गया, तो इस पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 3 किस्त में देना है। तो 10 से 11, सेकेंड साल में 100 से 121, और थर्ड में 1000 से 1331। ठीक ना। अब इस हिसाब से उसको किस्त देना है, हर साल 1331 किस्त देना है, लेकिन हर साल किस्त का वैल्यू क्या है, सेम है। तो बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुना, इसमें 121 से गुना करेंगे तो इधर भी 1210, 1100, 1000। ये तुम्हारा टोटल प्रिंसिपल हो गया जो देना है तुमको एक तरह से। ठीक, और इस पे किस्त के हिसाब से 10% लग रहा है, तो ये इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, निकाल दिए, 7986, इतना रुपया इसको देना है हर साल किस्त के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, 20%, X% और 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 177.86 रुपया में बेचा जाता है। X का मान निकालें। ठीक है, बनाइए। अब कोई वस्तु है जिसका मार्क प्राइस 300 है। ठीक, 300 रुपया उसका मार्क प्राइस है। अब बोल रहा है इस पे 20% का छूट देता है। 20% का छूट मतलब 80/100, और बोल रहा है इस पे X% का छूट। X% का छूट मतलब क्या, 100 - X/100। और बोल रहा है इस पे और देता है 5% का छूट, यानी 95/100। ये 95/100। इतना छूट देने के बाद उस वस्तु को 177.84 में बेचता है। ठीक ना। तो पहले इसका निकाल देते हैं। ठीक, ये 2 0 से 2 0, ये कट जाएगा और कटेगा, और अगर काटें तो ये 19 और ये 2, ये 4 और ये 25, इतना हो जाएगा कट के। अब यहाँ पे देखिए कितना वैल्यू आ गया, 3 × 19, 100 - X,
अब बट्टा 25 इतना हो गया। अब ये कितना है, इतना कितना के बराबर है 177.177.84 इतना के बराबर, यानी इतना छूट देने के बाद इतना में बेचता है। ठीक, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखिए 3 से ही कट जा रहा है, 4 12, हाँ कट जा रहा है, 3 से इसको काट देते हैं। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से 5 बार 15, 3 नवा 27, और 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 3 8 24। ठीक है, देखिए 19 से कटता है, ये कट तो जाना चाहिए। अगर 19 से इसको काटते हैं तो 19 दूना 38, 3 बार में 2 आएगा कैरी, 1 बार में 3 आएगा कैरी, 38 कट गया, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 3.12 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक, अब इसको गुना अगर करेंगे तो 0, 25 5 30 के सुनना बाकी 3, 25 3 75 और 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, 100 माइनस 78 इक्वल टू एक्स, यानी 22 इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू आएगा 22%। 22% हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया पूरा डिटेल में। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। ठीक, देखिए 88 से किसी संख्या को विभाज्य होने के लिए, 88 से विभाज्य होने के लिए उसके 2 संख्या से विभाज्य होना है, एक तो 8 से और एक 11 से। जो संख्या इन दोनों से विभाज्य होगा वही 88 से भी विभाज्य होगा। तो संख्या पहले देखिए लिख लेते हैं, तरीका इसको बनाने का क्या है, ताकि इसको ऑप्शन दे है नंबर 1 में 2 7 2 7 6 4 4 1 6, दूसरा है 2 7 6 7 4 4 0, तीसरा है 2 7 7 6 4 0 0, और चौथा है 2 7 7 6 4 0 8। ठीक, ये संख्या है। तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं। अब विभाज्यता का नियम पता होगा, डिविजिबिलिटी रूल। 8 से विभाज्यता के लिए उसके अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 3 अंक। देखिए अभी सारे संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से काटते हैं तो 40 16 कट ही जाएगा, कट ही जाएगा, कट ही जाएगा, कट ही जाएगा। अब हमको 11 से चेक करना है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट जो डिजिट है उसके योग का डिफरेंस 0 या 11 के बराबर होना चाहिए, यानी 2 6 4 और 6 इन सबको जोड़ देंगे, और 6 मतलब 7 7 1 इन सबको जोड़ के जो अंतर आएगा वो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो इसको देखते हैं, तो 2 6 8 4 12, ये तो हो जाएगा 12 माइनस 7 7 14 1 15, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा आंसर। फिर इसको देखते हैं, तो 2 6 4 0, तो 2 और 6 8 4 12, ये भी 12 यहाँ आया माइनस। अब इसको देखते हैं, तो 7 7 14 और 4 18, यहाँ पे भी ये दोनों के घटा के आया माइनस 3, और इसको घटा के आया माइनस 6, ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखते हैं, 7 2 9 4 13 0 है, तो यहाँ पे 13 हो गया, माइनस 7 और 6 13 13, यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ये 11 से कट रहा है। ठीक, आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक कीजिएगा। तो 7 2 9 4 13 और 8 21, ठीक, 7 और 6 13, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 8 8 आएगा,
ये चलती भी नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, डिविजिबिलिटी रूल पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x इजकल टू 7, देन x³ प्लस 1/x³ का मान होता है। पिछले सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है सारा एसएससी का। तो देखते हैं x प्लस 1/x इजकल टू 7 है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। तो इसका बताए थे शायद डिटेल में उस दिन, है ना। इसका होता है x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ माइनस 3a। कैसे होता है ये पिछला वीडियो में बता दिए हैं, तो वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अब देखिए a के जगह वैल्यू क्या है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 7 का क्यूब होता है 4 3 4, ठीक है 3 4 3। अब 1 से लेके एटलीस्ट 15 तक का क्यूब और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर तो याद ही रखना है सबको, ठीक ना। इतना माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 21, जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 3 322। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और मिक्स क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। अगर मैथ में अच्छा करना है तो मिक्स क्वेश्चन ही एक ऐसा चीज है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इसलिए मिक्स क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए। पूरा क्वेश्चन बनाइए 25, और कितना आप स्कोर कर पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कितना क्वेश्चन आप 25 में सही कर पा रहे हैं। तो हम अगले प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार 222 रुपया में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 रुपये में 10 के मूल्य पर खरीदा। यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, बनाइए। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि उसने 12 वस्तु को, मान लेते हैं 12, इधर वस्तु लिख देते हैं, मान लेते हैं 12 वस्तु को उसने 222 में खरीदा, ठीक, और 10 वस्तु को उसने 225 में खरीदा, ठीक। अब क्या करते हैं, वस्तु दोनों समान है, बोल रहे हैं समान वस्तु, जितना नोटबुक पहले खरीदा था उतना ही बाद में, तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, ठीक। बराबर करने के लिए इसको हम 5 से गुना करते हैं और इसको 6 से कर देते हैं, 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, इतना हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 0, और 6 से 6 दिन 12 3 15, 12 1 13, इतना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब टोटल उसने कितना वस्तु खरीदा, 60 60 120 वस्तु टोटल, और टोटल रुपया इसको कितना लगा, 0 6 4 2, इतना रुपया में उसने 120 वस्तु को खरीदा, ठीक। अब बोल रहा है 15%, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सभी नोटबुक पर 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 120 वस्तु का क्रय मूल्य तो ये हो गया, तो मान लेते हैं कि 15 वस्तु को 20% लाभ पर, 15% 20% के लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा, तो 2460, पहले एक वस्तु का निकाल लेते हैं 120, और एक वस्तु का है लेकिन हमको निकालना कितना है, 15 वस्तु का, ठीक है, 15 वस्तु का निकालना है, और कितने परसेंट के लाभ पर, 20%, यानी 120/100, ठीक है, 120/100, इसको लिख सकते हैं ना 6/5, काट देते हैं, 12 से कटेगा, 6 से यहाँ काट देते हैं, 6 दूना 12, 5 से काट देते हैं 3, और 2 से काटते हैं 1 2
3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 6 और 3, 9, 6 और 3, यानी 369 रुपया में वो 15 वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए यही है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर है, इतना रुपया में वो 15 वस्तु को बेचेगा। समझ में आ गया होगा। मान लिया कि वो 12 वस्तु को इतना में खरीदा, 10 वस्तु को इतना में खरीदा, बोला है दोनों वस्तु समान है, ठीक, तो दोनों वस्तु समान है तो इसको बराबर कर दिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से, तो ये हो गया 60-60 दोनों। इधर भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना होगा, मल्टीप्लाई के ये आ गया, ये आ गया, ये टोटल क्या है 120 वस्तु का ये कॉस्ट प्राइस है। अब बोला है 15 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेगा, ठीक, तो ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, ये 15 गुना किया तो 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, और 20% के लाभ पर बेचेगा तो इतना से मल्टीप्लाई किए, पूरा काट पीट के ये आंसर आ गया इतना रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है, ठीक। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? ठीक है भाई, अब देखिए कि जब टोटल व्यक्ति था तो उसे 54 दिन लगता था काम करने में, 54 डेज, ठीक है। अब जब 15 व्यक्ति कम आया तो उसको 18 दिन अधिक लग गया, काम तो सेम ही है। जब 15 व्यक्ति कम आया तो 18 दिन अधिक लग गया, यानी टोटल कितने दिन लग गए? 72 दिन, ठीक। अब देखिए समय का रेशियो ले लेते हैं। पहले जो काम था वो 54 दिन में होता था, बाद में होने लगा कितना, जब 15 व्यक्ति कम आया तो 72 दिन में, ठीक ना। ये टाइम का रेशियो है। अब इसको काटे तो 9 से 6 बार और 9 से 8 बार, 2 से भी कट जा रहा है, 3 और 4, ये समय का रेशियो है। तो व्यक्ति का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, यानी ज्यादा आदमी रहेगा तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कम आदमी रहेगा तो काम ज्यादा दिन में समाप्त होगा। इसलिए पहले जब, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, इसका 4:3। ये रेशियो पहले 4 आदमी था, अब 3 आदमी है, ठीक ना। और कम कितना गया आदमी, यहाँ के हिसाब से 1 कमा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कमा है? 18 नहीं 15 व्यक्ति कमा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 है। अब बोल रहा है स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, है ना, तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 4, तो 4 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, यानी पहले 60 आदमी थे। समझ में आ गया? समय का रेशियो पहले 54 दिन में खत्म होता था, लेकिन जब आदमी कम आया तो 18 दिन ज्यादा लगा, यानी 72 दिन लग गया। तो 54 और 72 का रेशियो समय का हुआ, इसको काट के छोटा कर दिए, रेशियो में है तो 3:4 था समय का। व्यक्ति का रेशियो उल्टा होता है, समय और व्यक्ति एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्क, तो ये 4:3 हो गया। दोनों का अंतर क्या है? 1, और बोल रहा है 15 व्यक्ति कमा है, 1 यूनिट 15 के बराबर। तो पहले कितना व्यक्ति था क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टार्टिंग में, तो 4 व्यक्ति पहले था, तो इस हिसाब से 60 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि A:B का अनुपात 5:4 है और B:C का अनुपात 3:5 है, तो A:B:C का अनुपात ज्ञात करें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A:B, रेशियो का ही बेसिक क्वेश्चन है। A:B का वैल्यू दिया हुआ है 5:4 और B:C का वैल्यू दिया हुआ है 3:5 और पूछ रहा है A:B:C। ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, A का रेशियो निकालने के लिए पहले ये दोनों गुना होता है, B के लिए ये 2 गुना होता है और C के लिए ये दोनों गुना होता है। अब गुना कर देंगे 15 हो जाएगा, रेशियो 12 हो जाएगा,
रेशियो 20 हो जाएगा। 15, 12, 20, ऑप्शन नंबर डी। रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण P कोण R से 4 गुना है और कोण S कोण Q से 3 गुना है तो कोण S और R के मापों का योगफल ज्ञात करें। चलिए देखिए, PQRS कोई चक्रीय चतुर्भुज है। ये मान लीजिए सर्किल है, तो और ये चक्रीय चतुर्भुज है। मान लेते हैं यहाँ से PQRS, ठीक। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि कोण P R से 4 गुना है। कोण P जो है ये R से 4 गुना है, यानी ये X है तो ये 4X है, दिख रहा है ना। ये X है तो ये 4X है। और क्या बोल रहा है कि कोण S Q से 3 गुना है। कोण S Q से 3 गुना है, यानी ये y मान लीजिए तो ये 3y हो जाएगा। तो पूछ रहा है कोण S और कोण R, कोण S और कोण R का योगफल पूछ रहा है, दोनों का जोड़, ठीक। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता है कि ये दोनों जो एंगल है इसका योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। यानी कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ दिया हुआ है 4x प्लस x बराबर 180, तो 5x इजकल टू 180, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा 36 डिग्री। x इजकल टू 36 डिग्री, यानी r का मान आ गया 36 डिग्री, ठीक। अब वैसे ही इसको, इन दोनों का योग होगा कितना, 180। कोण S प्लस कोण Q है ना, इजकल टू 180। अभी दोनों के आगे जोड़ देते हैं। 4y इजकल टू 180, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20, 45 डिग्री। इसका वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा 45 गुना 3, 45 गुना 3 कितना होता है 135, ये 135 डिग्री हो गया। और इसी दोनों का योगफल पूछ रहा है, ठीक ना। इन दोनों का कोण S प्लस कोण R पूछ रहा है, तो इन दोनों के जोड़ेंगे 135 प्लस 36, 6 5 11, 3 3 6 1 7, 171 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। समझ में आ रहा है ना। सेशन कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें। लोग व्यू तो देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं। यार अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन बढ़ता है उससे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 180 में x% की वृद्धि करने पर और 60 में x% की 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, ठीक है। देखिए बोला 180 में x% की कमी है, तो माइनस कर दिए ना बटे 100। अब 60 में x% की वृद्धि है, ठीक। x% की कमी, x% की वृद्धि कर दिए, बराबर के इस तरफ और इस तरफ है तो 100 से 100 कट जाएगा ये, ठीक है। ये 0 से 0 काट देते हैं और 6 से 3 बार, ठीक। इधर हो जाएगा 300 माइनस 3x, इधर हो जाएगा 100 प्लस x। अब ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, ये उधर जाके जुट जाएगा तो हो जाएगा 4x। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर आके 4 से कटेगा तो ये
50, 4 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा। एक्स बराबर 50% हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 410 का x%, यानी 410 का x% यानी 50/100, 210 के x प्लस 20 है, यानी 50 + 20 70, 70/100 से कितना दिखेगा। रेशियो में ले लेते हैं, आसानी होगा। 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है? और तो नहीं कुछ कट रहा है। तो इसको गुना करेंगे तो ये 5 और ये 5 चौक 20, 205 हो जाएगा। ये 7 और 7 दूनी 14, 147। कमी हो रही है ना। इससे ये कम है तो कमी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन कमी वाला नहीं है ना। तो देखते हैं कितने का अंतर है दोनों में। इधर 15, इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा 8, और इसके यहाँ बच गया 9 में से 4 जाएगा 5, 58 का अंतर है। कितना अधिक है तो 147 कर देंगे, है ना। अब काटते हैं अगर, तो अप्रॉक्स ले लें, अप्रॉक्स ले लेते हैं इसको 5, 5 से काटिए इसको तो 5 से हो जाएगा 20, 5 से ही हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 45, 29 दूना 58, 2 बार में, यानी 40 आ रहा है ना, 40%। तो 40 के आसपास का कौन है। यहाँ पे हम तो कम किए थे, यानी 40 से कम आएगा। 40 से कम ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, 39.46 अप्रॉक्सीमेटली लेके भागा करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता। अप्रॉक्स ले लिए 145, तो 39.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, है ना। ये लगभग है 39.4 के। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशा में क्रमशः 85 किलोमीटर/आवर और 62 किलोमीटर/आवर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। कितने समय सेकेंड में पूछ रहा है, में एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे को पार करने के लिए एक दूसरे की लंबाई को पार करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का लंबाई का योग, है ना। तो दोनों के लंबाई का योग क्या है, 329 और प्लस 296, इतना मीटर। और दोनों की जब विपरीत दिशा में चलता है तो उसका स्पीड जुट जाता है, स्पीड जुट जाता है, सापेक्ष चाल इसको बोलते हैं। तो दोनों का जब स्पीड को हम जोड़ेंगे, दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, एक है 85 के स्पीड से चल रहा है और दूसरा चल रहा है 65 के स्पीड में, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 8 14 1 15 इतना किलोमीटर/आवर है। लेकिन आंसर सेकेंड में पूछ रहा है, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर/आवर आ जाएगा ना। तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं भाग, है ना। तो अब देखिए 5/18 से इसको भाग कर दिए तो ये काटेंगे 3 से तो 6, और 3 से काटेंगे तो 0, है ना। अभी दोनों को अगर जोड़े हम तो 9 6 15, 9 6 15, 9 2 11, 1 12 और 3 2 5 1 6, 625। इधर हो जाएगा 250 बटे ये 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, गुना 6, ठीक है। अब इसको अगर 25 से काटें तो 25 से 25 होता है 625, 25 से हो जाता है 10, 5 से काटे तो 2, 5 से काटे तो 5, और 2 से काटे तो ये 3, यानी 15 सेकेंड में पार हो जाएगा। कितना में, 15 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सापेक्ष चाल है, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों का चाल जुट जाता है, ठीक ना। और इस तरह से किलोमीटर/आवर था तो इसको हम मीटर/सेकेंड में बदल लिए, मीटर/सेकेंड में,
और मीटर पर सेकंड से मीटर में ही है, इथाइन ये भी मीटर में ही था तो मीटर पर सेकंड से भागे दिए, ऑप्शन नंबर सी 15 सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या 2, 5, 9, 8, 7, 6, P 0, 5 इतना है, 9 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात करें। अभी 11 से डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, 2, 5, 9, 8, 7, 6 के बाद है P 0, 5 और 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, फिर अल्टरनेट इसको जोड़ेंगे तो 2 और 9 11 और 7, 11 7 क्या हो जाएगा 18, 18 और 5 23, 23 प्लस P माइनस, अब इसको जोड़ेंगे इसको तो 8 5 13, 13 6 19 इतना बराबर 0, 0 या 11 कुछ भी देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब इसको माइनस करेंगे तो 19 और 4 23 मतलब 4 प्लस P इक्वल टू 11 ही लेना होगा, माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इधर जाके P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके -7, P बराबर 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू पूछ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 5 का, तो पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 से के स्क्वायर 49 प्लस 5 यानी 54 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगा यही पी का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पी स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू पूछ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 5 का, तो 49 प्लस 7 सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य x है और अंकित मूल्य पर 20% और 16% के दो क्रमागत छूट के बाद इसे 504 रुपये में बेचा जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन को, कैसा कंटेंट लग रहा है बताइएगा कमेंट में। अब देखिए अंकित मूल्य x है, मार्क प्राइस x है और इस पे 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट मतलब 4/5 भी बताए थे कि 20% मतलब 20/100 1/5 और इसमें छूट दे रहा है तो ये घट जाएगा, 4/5 हो जाएगा, है ना। तो ये 4/5 और 16% के छूट दे रहा है तो इसको सिंपली 84/100 लिख देंगे। तो इतना, और इसको बेच रहा है कितने में 504 में बेच रहा है, ये इतना में बेच रहा है। तो x का वैल्यू निकालना है, सिंपली क्या है सेट हो गया है सारा मामला। अब इसको सब भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब भाग दें इसको तो 4 से देखिए कट जा रहा है, 4 एकम 4 10, 4 दूना 8 और 4 छक 24, ठीक है। और 4 से अगर काटे इसको तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 से इसको काटे तो 25 चौक 100। देखिए ये 7 से कट जा रहा है, 7 से कटता है, 7 एकम 6, 7 5 56 7, यहाँ 7 से कट जाता है, ये 7 21, इसको 7 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 7 कम 7 5 12 7 ठीक 56, ठीक ना। और 3 से भी कट जा रहा है 6 बार में 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 गुना 25 गुना 6 6 5 ये जाएगा 30 गुना 25 750 रुपया, 750 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी के बीच 12,992 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 है और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो टोटल मनी जो दिया हुआ है 12,992 रुपया है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि ए और सी के अनुपात, ए और सी का हिस्सा का अनुपात जो है 2:15 है। और बोल रहा है सी नहीं है, ए और बी,
ए और बी के हिस्सों का अनुपात, ए और बी के हिस्सा का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात 5। अब देखिए यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा देंगे, वो ऐसे नहीं कर देंगे कि इसको ऐसे गुना कर देंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे, नहीं, क्योंकि जहाँ सी से खत्म हुआ है ना, तो यहाँ भी सी रहता तब ये नियम लागू होता, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए है तो इसको भी यहाँ पे ए ले आते हैं, तो यानी सी रेशियो ए लिख देते हैं इसको 15:2, ठीक है, 15 रेशियो, यहाँ 2 नहीं 4 है, क्वेश्चन में 4 है, ए और सी का 4 है, हाँ, तो 15:4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ए और बी कर देते हैं, ए और बी 2:5। अब देखिए हो गया सी ए बी, 15×2 = 30 रेशियो 8 रेशियो 20, ठीक है। अब देखिए 2 से कट जा रहा है, 2 से 15, ये 2 से कट जा रहा है 4 और 2 से 10, ठीक है ना। अब पूछ रहा है बी और सी के अंतर, बी और सी में कितना अंतर है, ठीक ना। तो टोटल क्या है 12,992, यहाँ टोटल कितना है 15 4 19 10 29, और अंतर सी और बी में कितना है, ये दोनों में अंतर 5 के, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। देखिए 29 से अगर इसमें भागा दें तो 29 से 4 बार, फिर से 4 बार, और फिर से 8 बार लग जाएगा, पूरी तरह से कट जाता है इतना में। अब इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, अब 8 × 5 = 20, 24 22, यानी 2240 रुपया का अंतर है, 2240 रुपया का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाइप ए और पाइप बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकती है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। देखिए बोल रहा है कि कोई टंकी है, ठीक ना, उसमें एक पाइप ए है और एक बी है, ठीक, और पाइप सी भी है। तो ए और बी जो है ना वो आउटलेट पाइप है, इससे पानी निकलता है तो माइनस कर देते हैं, और बी सी से भरता है, इसको प्लस कर देते हैं। अब ए जो है पाइप वो टंकी को 36 मिनट में भर देता है, 36 मिनट में खाली कर देता है, और बी 45 मिनट में खाली कर देता है, और सी इसी टंकी को कितने में 15 मिनट में भर देता है, ठीक। तो ये सब तो माइनस वाला है, ये प्लस ही भर रहा है। अब तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का कोई ऐसा अंक जो तीनों से कट जाए तो एलसीएम ले लेंगे। अगर तीनों का एलसीएम निकालें 36, 45 और 15 का, तो अगर देखते हैं तो 3 से 12, 3 से 15, 3 से 5, फिर 3 से 4, 5, 5, 5 से लेते हैं 4, 3 × 9 = 45, गुने 4 180, 180 लगता है कि यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब 36 से भागा देंगे तो ये 5 बार में माइनस हो जाएगा, 45 से देंगे तो 4 बार में माइनस हो जाएगा, और 15 से भागा देंगे तो ये प्लस में कितना आएगा, 15 से भागा देंगे तो 1 और 2 12 हो जाएगा, ठीक ना। इस इफिशियंसी हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, और ये इफिशियंसी होता है, ठीक ना। अब बोल रहा है 15 मिनट के लिए किसको किसको खोलता है भाई, सी 15 मिनट के लिए खोलता है बी और सी को, यानी बी और सी को 15 मिनट के लिए खोलता है। तब 15 मिनट में इसमें कितना पानी भरा जाएगा,
15 मिनट में अगर दोनों काम करेगा तो ये 12 के दर से पानी डालेगा और ये 4 के दर से निकालेगा, तो ओवरऑल पानी उसमें कितना जाएगा? 12 माइनस 4 8, 8 के दर से पानी जाएगा। तो 15 मिनट में सी माइनस बी के हिसाब से पानी भर जाएगा 40, नहीं 120 यूनिट पानी भर जाएगा। अब बोल रहा है इस भरा हुआ पानी को एक को, अब इसके बाद इस दोनों को बंद कर दिया और ए को खोला है, तो ए को खोलेगा तो ए क्या है? आउटलेट पाइप है, इससे निकलेगा पानी। तो 120 यूनिट पानी निकालने में ए को कितना टाइम लगेगा? तो 5 के दर से निकालेगा, 5 के दर से तो निकालेगा 5 के दर से, तो इसको टाइम लग जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? ये दोनों आउटलेट पाइप है इसलिए यहाँ पे माइनस का दिए हैं, और ये पानी डालता है तो इसलिए प्लस में दिए हैं। इस सब का एफिशिएंसी ये हो गया। 15 मिनट के लिए ये दोनों को खोलता है तो 12 डालेगा 4 निकालेगा तो 8 ही पानी जाएगा। तो 15 मिनट में दोनों को अगर चालू करेंगे तो 120 यूनिट पानी भरेगा। उसके बाद दोनों को बंद कर देता है और ए को खोल देता है, ठीक ना? तो ए 5 के दर से पानी निकालेगा तो 24 मिनट में टंकी को पूरा खाली कर देगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचता है, 7/12 भाग पर बेचता है, तो यानी ये मूल विक्रय मूल्य है जो वास्तव में है ना? ये अब बेच रहा है 7 पे, ये अभी बेच रहा है 7 पे, यानी 7 पे अगर बेचता है तो उसको 16% की हानि होता है। यानी 7 जो है वो 84% के बराबर है विक्रय मूल्य के, है ना? 7 पे अगर 12 के वस्तु को 7 पे बेचता है तो उसको 16% की हानि होता है। तो 7 जो है वो 84% के बराबर है, तो ओवरऑल 12 कितने के बराबर होगा? 84/7 गुना 12, यानी 12 144 के बराबर है ना? 12 144 के बराबर है, ठीक। अब बोल रहा है कि 90% अगर इसके मूल विक्रय मूल्य क्या है? 144 के 90% पर अगर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है? तो 144 का 90% पे बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य 10 से 10। अब इसको अगर 9 से गुना करें तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 और 9 3 12। अब एक अंक के बाद दशमलव, यानी वो वस्तु को 129.6% में बेचेगा, ठीक है? तो 129.6% का मतलब क्या हुआ? इसमें तो 100 हो गया, सीपी ही 100 हो जाएगा, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 29.6%। 29.6% हमारा लाभ हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बेस्ट तरीका है बनाने का। इससे भी बहुत अच्छा, इससे भी बहुत तरीका होगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। ये हमारा मूल विक्रय मूल्य हो गया, ये इस पे भी बेच रहे हैं, 16% का हानि होता है तो 84% के बराबर है। 12 अगर गुना करेंगे तो 144% के बराबर है। सीपी का 144% के बराबर है। अब इसका 90% पर बेचेंगे तो इतना में बेचेंगे तो 29.6% का लाभ होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, x = 1/42 + 1/56 + 1/72 + .. + 1/210, तो x का वैल्यू निकालें। देखिए x = 1/42 है + 1/56 है + 1/72 है + ... 1/20210, तो x का वैल्यू बोल रहे निकालने, क्या होगा? देखिए जब इस तरह का प्रश्न हो तो इसको 2 फैक्टर में ऐसा थोड़ी है कि इसके बराबर आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/...
6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 9। ठीक इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम, कितना, 2 फैक्टर में इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 गुना 15। अब देखिए ये दोनों का अंतर जितना है ऊपर में उतना है, ये दोनों का अंतर जितना ऊपर है, तो इसका एक डायरेक्ट ठीक है कि ये सारा जो 7 7 8 8 9 9 14 तक कट जाएगा, समझ गए। तो ये माइनस ये ही आंसर हो जाता है, ये माइनस ये। अब डायरेक्ट हम अगर लिखें तो 1/6 माइनस 1/15 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बता देते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, ये दोनों का जगह हम निकालेंगे एलसीएम करके तो यही आएगा। तो ये दोनों गुना हो जाएगा नीचे, ऊपर में 7 माइनस 6 1 आ जाएगा 6 गुने 7। ठीक उसी प्रकार से इसको प्लस 1/7 माइनस 1/8, इसको प्लस 1/8 माइनस 1/9 डॉट डॉट माइनस का 1/14 माइनस का 1/14, इसको डॉट डॉट कर देते हैं ना, माइनस का 1/14 और सॉरी प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 1/14 और माइनस का 1/15 हो जाएगा ये। अब देखिए कट जाएगा ना, 7 से 7 8 से 8 और 9 से ये अगला कट जाएगा, 14 से ही 14 कट जाएगा। तो बच गया क्या 1/6 माइनस 1/15, एलसीएम क्या हो जाएगा 30, हो जाएगा 5, ये जाएगा 2, 3/30 बराबर 1/10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13 तो tan थीटा का वैल्यू। देखिए 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, 12 cos थीटा इक्वल टू 13, ठीक ना। तो tan थीटा का वैल्यू बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए 13 को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5/13 sin थीटा और 12/13 cos थीटा इक्वल टू 1, इधर 1 हो जाएगा बराबर में। अब देखिए हम जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमको पता है। तो जहाँ पे ये 1 आ रहा है इसका मतलब ये साइन थीटा के बराबर है, ये कॉस थीटा के बराबर है, तब ना साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इस ये साइन थीटा के बराबर वैल्यू हो गया और ये कॉस थीटा के बराबर वैल्यू हो गया, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर ये, कॉस थीटा बराबर ये, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 12/13। इसको लिख सकते हैं 5/13 मल्टीप्लाई 13/12, 13 से 13 कट जाएगा 5/12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 5/12। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। अब देखिए साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो एक कंडीशन होता है कि अगर साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी है, साइन इजकल टू कॉस बी है, तो उस कंडीशन में ए और बी का योग जो होता है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, समझ गए। जैसे कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है ना। साइन 30 डिग्री जो होता है वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए 30 और 60 दोनों का योग 90 हुआ,
हाँ ठीक उसी प्रकार से जब ये दोनों बराबर होता है तो दोनों का योग हो जाता है 90 डिग्री। ठीक, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 66 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री। अब 6 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये इसमें बचा 8, 8 में हो गया तो 24। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 4 डिग्री। 4 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। ठीक है, अब एक मीनार के आधार से 20 डिग्री दूरी पर, ये मान लीजिए ये मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर के दूरी पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा। अब जानते हैं हम कि tan थीटा इजकल टू हो जाता है लंब बटे आधार, आधार होता है। और sin 60 क्या है, tan 60 है, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, h मान लिया उसको, आधार क्या है 20 है, tan 60 का मान होता है √3 इजकल टू h/20। तो h बराबर क्या हो गया 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा AQ तथा AT बिंदु Q तथा T पर वृत्त को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगर कोण QOT 120 डिग्री है, कोण QAT का मान ज्ञात करें। ठीक है, बोल रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक ना, अरे यार सर्कल तो बन जा, मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक, अब कोई ए बिंदु से, ए बिंदु है ना, हाँ ए बिंदु है कोई, मान लीजिए ये ए बिंदु है, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, एक ये स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और एक ये स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। ठीक ना, ये 2 स्पर्श रेखा है और कहाँ पे टच कर रहा है, एक Q पे और एक T पे। मान लीजिए ये Q पे टच कर रहा है और ये T पे टच कर रहा है। तो बोल रहा है कोण QOT, अच्छा O सेंटर है, बोल रहा है QOT। ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, मान लीजिए यहाँ पे है, तो QOT ये दिया हुआ है। ठीक ना, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कोण QAT ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, ऐसे तो हम बताते हैं कि ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ठीक ना, ये दोनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक ना, 60 डिग्री आंसर। अब ये क्यों होता है 180 डिग्री, तो एक थ्योरम है कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा जो है किसी सर्कल का स्पर्श रेखा जो सेंटर से जो रेडियस आता है तो उस पर लंब होता है, ये समझ गए, ये tan। अगर स्पर्श रेखा पर बिंदु के सेंटर से डाला गया लंब होता है ये रेडियस, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये एक चतुर्भुज हो गया QOTA, ये चतुर्भुज हो गया। तो ये 90 है, ये 90 है, 120 है। ठीक ना, तो 90 90 तो 180 हो गया, तो अब बच गया क्या 180 डिग्री, जो कि इन दोनों का योग होगा। ये चलते 120 में 60 को घटा देते हैं, मतलब 120 में 180 में 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या पड़ता है तो वो लंब बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया।
और उस हिसाब से चतुर्भुज के बीच से भी ये आ जाता है। सीधा याद रखिए, इसके बीच में 180 डिग्री दोनों का योग होता है, 120 घटाए 60 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चकोर की भुजा 2 गुना करने पर उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट होगा। अब चकोर बोले तो ये वर्ग, अब ये एक वर्ग है। अब इसका जो भुजा है उसको 2 गुना कर देता है। मान लीजिए ए है तो इसके भुजा को हम बढ़ा के कर दिए 2a, ठीक। तो बढ़ाने पे इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। अब जनरली ऐसे बोलते हैं, किसी भी चतुर्भुज का अगर भुजा को हम 2 गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, तो जानते हैं। लेकिन यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए 4 गुना हो गया, लेकिन बोल रहा है कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर। घटाएंगे तो क्या आएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर आएगा। इसको माइनस करेंगे यानी इतना अधिक है। तो कितना परसेंट जब इसका निकालेंगे तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना पे अधिक है, ए स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी 300% अधिक है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब इसको होमवर्क के तौर पे लेते हैं। रोज तो होमवर्क हम देते ही हैं, लेकिन कोई कमेंट में जवाब नहीं देता है, लेकिन कोई नहीं, आई होप आज दीजिएगा। ये होमवर्क है, बनाइएगा इसको और बना के कमेंट कीजिएगा क्या आंसर आया है। कल इसी क्वेश्चन से फिर हम शुरू करेंगे। तो बताइए कैसा सेशन लगा, कमेंट में ये बताइए। और 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बना है ये भी बताइएगा, कितना स्कोर आप कर पाए हैं। और जैसा कि बोले हैं कि मिक्स क्वेश्चन से ही मैथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ज़रूर लगाइए इसे। और शायद कल एक क्वेश्चन में ना मिस टाइप हो गया था, 104 की जगह पर 140 हो गया था। तो ये सब गलती हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में, तो उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। और ठीक है, बनाते रहिए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।